वो स्कूल से सीधा घर पहुंची तो सीधा किचन में आई थी, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता नहीं करती थी। और फिर वहां बच्चों के साथ वक्त बिताते उसे काफ़ी भूख लग जाती थी। रास्ते में आते हुए किसी ढाबे वगैरह पे बैठकर खाना खा लेती, मगर आज पर्स में मुश्किल से 500 रुपये थे और उसे 2 दिन किराया लगाकर स्कूल भी जाना था। तो उसने घर जाकर खाना खाने का सोचा। जब वो घर में दाखिल हुई और किचन में जाकर उसने पतीले का ढक्कन उठाया तो वो बिल्कुल खाली था। उसने फ्रिज में कुछ तलाशने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो लॉक था। आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हॉटपॉट से एक रोटी निकाली और उस पर नमक मिर्च लगाकर खाने लगी, मगर गले और सीने में जलन महसूस होने लगी। लेकिन पेट की आग भी बुझानी जरूरी थी। वो बचपन से ही ये सितम सहती आ रही थी। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ मर गई थी और बाप तो पैदा होते ही उसे छोड़कर चला गया था। 10 साल की हुई तो बड़े भाई की शादी हो गई और भाभी ने घर आते ही पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर 3-4 साल बाद छोटे भाई की भी शादी हुई तो वो मोहब्बतों से बिल्कुल ही दूर हो गई थी। पहले भाई जो थोड़ा बहुत प्यार जताते थे, अब धीरे धीरे वो पूरी तरह बदगुमान होते चले गए। वो बचपन से ही महरूमियों के बीच पली थी, लेकिन फिर भी ये जुल्म कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। शाम को वो बरामदे में बैठी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि एक रिश्ते वाली मौसी के साथ एक औरत अंदर आई। वो यहीं कहीं किसी रिश्ते के लिए आई थी, मगर लड़की पसंद नहीं आई तो अब पानी पीने के इरादे से उनके घर आ गई। क्योंकि भाभी से उसकी काफ़ी दोस्ती थी तो आती जाती रहती थी। इशिका ने उठकर उन्हें पानी दिया और दोबारा बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। मगर रिश्ते वाली के साथ जो औरत आई थी वो जाते जाते अपने भतीजे का रिश्ता इशिका के लिए डाल गई। इशिका ने काफ़ी विरोध किया, मगर भाइयों ने इस बार उसकी शादी करने की ठान ली थी। वो बेबसी से बस न चाहते हुए भी हाँ बोल गई। वैसे भी जिसे चाहा था वो तो 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। तो अब किसके सहारे जीती? कोई तो होता, कोई भी होता जो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर एक बात वो सोच चुकी थी, अब वो इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी। दिल तो मर ही चुका था, अब चाहे कोई भी होता उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता था। क्योंकि यहाँ अपनों ने ही उसके साथ इतने जुल्म किए थे, तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रख सकती थी। एक वक्त था जब उसने एक हसीन जिंदगी के सपने सजाए थे, जिसमें पति उसका दीवाना हो, उसके अपने बच्चे हों, एक छोटा सा घर हो मगर वो स्वर्ग जैसा हो। मगर वो सपना पूरा होते होते रह गया। उसकी ज़िंदगी में रोहित आया था, मगर इससे पहले कि वो उसे अपने स्वर्ग में ले जाता और उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करता, वो उसे छोड़कर चला गया। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया और फिर दोबारा कभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बेचैनी के आलम में लॉन्ज में इधर से उधर टहलकर अपनी पत्नी सुनैना का इंतजार कर रहा था, जो रात की 1 बजे भी घर से बाहर थी। अचानक ही बाहर टायर चरचराने की आवाज आई तो उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी, जहां से उसकी बीबी काफ़ी बेहुदा कपड़े पहने लड़खड़ाती हुई चली आ रही थी। कहाँ से आ रही हो तुम? बर्दाश्त के बावजूद उसकी दहाड़ पूरे लॉन्ज में गूंज उठी, जो उसके तेज गुस्से की निशानी थी। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती, उसकी बीबी सुनैना ने लड़खड़ाते हुए बदतमीज अंदाज में कहा। उसकी बदतमीजी पर जय सिंह के गुस्से का पैमाना भर चुका था और उसने एक थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। उसका भारी हाथ पड़ते ही वो लड़खड़ाकर सोफे के पास गिर पड़ी, साथ ही उसका नशा भी हवा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बांदी नहीं हूँ, इतना भी नहीं पता कि पत्नी की इज्जत कैसे की जाती है? सुनैना गुस्से से लड़खड़ाते अंदाज में बोली। तुम्हारी इज्जत करूं, जो औरत औरत कहलाने के भी लायक नहीं? तुम जैसी को तो मैं कभी बर्दाश्त न करूं, लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी। तुम मेरी वो सो कॉल्ड इज्जत हो जो अपने आप को किसी और के बेड की शोभा बना चुकी हो। जय सिंह के सर्द और ठंडे अंदाज पर 2 पल के लिए वो घबरा गई, फिर ढीठ बनते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ तो ठीक है, जब सच सामने आ ही गया तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त, उसने ढिठाई से कहा। उसके बेशरम लहजे पर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है या नहीं? जय सिंह बेयकीनी से बोला। बच्चे? मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे कहो। मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पाँव में बंधी जंजीरें हैं जो तुमने बांधी, बाकी मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। वैसे भी ऐसे बदतमीज बच्चों की माँ कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसे बच्चे मर ही जाएं ताकि मेरी जान छूटे। उसकी बात पर जय सिंह के गुस्से से आग लग गई। बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। खबरदार जो तुमने एक शब्द भी मेरे बच्चों के बारे में कहा।
अरे पत्थर दिल औरत, कम से कम बोलने से पहले ये तो सोच लेती कि सगी माँ हो तुम उनकी। मगर तुम तो डायन हो जो अपने ही घर को खा जाना चाहती हो। कमरे में जाओ और कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें तलाक मिल जाएगी। वो टूटे कदमों से अपने कमरे में चला गया था, जबकि पीछे खड़ी रह गई थी सुनैना, जिसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखर गई थी, जैसे उसे आज़ादी का परवाना मिल गया हो। और अगले ही दिन अपने कहे के अनुसार जय सिंह ने तलाक के पेपर उसके मुंह पर मार दिए। उसका एक दोस्त वकील था और उसने ये काम फटाफट कर दिया था। जय सिंह भी ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में एक पल बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। कुछ ही घंटे में काम पूरा करवाकर वो पेपर ले आया, जबकि सुनैना को उम्मीद ही नहीं थी कि जय इतनी जल्दी उसे तलाक देकर उसका रास्ता यूं साफ कर देगा। वो अपने चमकते कल की खातिर अपना आज बर्बाद कर रही थी, मगर सुनैना को इस बात का कोई भी गम नहीं था। उसको अपनी आगे आने वाली चमकती हुई जिंदगी दिखाई दे रही थी, मगर पीछे मासूम बच्चों को जिस तरह छोड़ कर गई थी उसने जय को बहुत तकलीफ दी थी। आज से कई साल पहले वो पहली बार उससे मिला था और मिलते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। कुछ समय के बाद ही दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। फिर जय ने उससे शादी की और कुछ समय बाद ही सुनैना की हकीकत खुलने लगी थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी और पैसे मिलते ही वो अपना रंग रूप बदल चुकी थी। और फिर आज उनके रिश्ते ने आखिरी सांस भी ले ली। सुनैना ने एक पल के लिए भी अपने जुड़वा बच्चों की ओर नहीं देखा था। वे मासूम से बच्चे जिनकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल थी, उन्हें बेसहारा छोड़कर चली गई थी। 2 महीने बीत चुके थे। पहले तो वो थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं। अब तो बच्चे नौकरों के सहारे पल रहे थे। उसकी बुआ जी गांव से आई तो बच्चों और उसकी हालत देखकर उन्हें दुख हुआ। आज जब वो ऑफिस से वापस आया तो बुआ जी उसके पास बैठकर उसे शादी के लिए मजबूर करने लगी। बुआ जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर सगी माँ उनकी ना बन सकी तो सौतेली माँ क्या बनेगी? वो सर झटक कर बोला, बेटा बच्चे बहुत डरे हैं। मैं पिछली बार भी आई थी, तुम्हारी बीबी के रवैये की वजह से बच्चे अपनी माँ से बहुत डरते थे, और अब शायद तुम्हारे घर की नौकरानियाँ उनके साथ कोई बुरा सलूक करती हैं। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन घर से बाहर होते हो। बेचारे 4 साल के भी नहीं हुए हैं और इतने से बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरे जानने वालों की, बहुत अच्छी है। उनके हालात भी तुम्हारे जैसे ही हैं। बड़ी दुखी है और तुम्हारे दुख को समझेगी। तुम्हारे बच्चों के दुख को समझेगी। मैंने एक दुनिया देखी है इन बूढ़ी आंखों से। मैंने बच्चों की आंखों का दर्द देखा है और मुझे यकीन है वो तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती है। मैं वहाँ 1 घंटा बैठी थी, उस बच्ची को देखा कैसे बच्चों को प्यार से पढ़ा रही थी, माथे पर एक बल नहीं। और मुझे रिश्ते वाले ने बताया घर वालों ने सितम ढाए हैं उस बेचारी पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो उफ तक नहीं करती। तुम एक बार हाँ बोल दो मेरा बच्चा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुआ जी ने कहा, मगर वो प्यार से इनकार करके उठ गया। जय ने सोच लिया था वो सुनैना के बाद किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, और मोहब्बत के रूप में वो लालची लड़की उसे धोखा देती आई थी। उसने जय को तोड़ कर रख दिया था। उसे औरत जात से ही नफरत हो गई थी, जो कि पैसों के आगे किसी भी रिश्ते को नहीं समझती। सुनैना ने तो उसके और उसके 4 साल के बच्चों तक की परवाह नहीं की थी। जय ने पक्का इरादा कर लिया था वो अपने बच्चों के लिए अकेला ही काफ़ी है। कोई दूसरा कभी उसके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगा। मगर बुआ जी ने भी जैसे उसे मनाने की ठान ली। आज वो जब घर पहुंचा तो नौकर को बच्चों पर चिल्लाते देखकर उसका मूड बुरी तरह खराब हुआ था। वो गुस्से से पागल सा हो गया और उसी वक्त उसने नौकर को घर से निकाल दिया। मगर वो खुद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। बच्चों के लिए उसने जो अपने आप से कभी शादी न करने का वादा किया था, आज अपने बच्चों के फ्यूचर और खुशी के लिए तोड़ दिया और बुआ जी की बताई हुई लड़की से शादी करने का इरादा कर लिया। मगर उसने सोच लिया था वो मोहब्बत जैसी गलती दोबारा नहीं करेगा, बल्कि उस लड़की को अपने से कोसों दूर रखेगा, क्योंकि वो ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा था। आज सादे से कपड़ों में वो बुआ जी के साथ अपनी होने वाली ससुराल पहुंच गया। कुछ ही देर बाद उसे कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर गुजरी तो एक लड़की अंदर आई, जिसका चेहरा हर तरह के जज्बात से खाली लग रहा था। चेहरे पर खुशी की कोई दमक नहीं थी। फिर कुछ देर के बाद उसके भैया भाभी भी आकर बैठ गए। उन्हें इशिका की शादी की बड़ी जल्दी थी। अगले दिन ही उन लोगों ने शादी का दिन रख दिया। ये तय पाया गया कि शादी बहुत सादगी से की जाएगी और अगले दिन ही जय इशिका से शादी करने पहुंच गया। आंगन में ही पंडित जी ने शादी का इंतजाम कर रखा था। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई थी। जय ने महसूस किया
जैसे उसने इशिका की मांग में सिंदूर भरा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, शरीर थरथराने लगा था। उसकी भाभी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे हल्की सी वार्निंग दी। उसकी विदाई कब हुई, कैसे हुई, उसे कोई होश न था। उसे कब कमरे में पहुंचाया गया, उसे कुछ एहसास नहीं था। होश तो तब आया जब उसका नाम का पति अंदर आया। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेड पर बैठने की? वो बदतमीजी की तमाम हदें पार करते हुए उसे खींचकर बेड से नीचे उतारते हुए बोला तो वो बौखला उठी और साथ ही अपने बाजू को सहलाया, जहां पर उसकी सख्त पकड़ की वजह से लाल निशान पड़ गया था। ये क्या बदतमीजी है? उसके ब्रह्मा स्वरूप पर उसने बोलना जरूरी समझा। वो हमेशा दूसरों की बदतमीजी ही क्यों सहे? वैसे भी वो पूरा इरादा बांध कर आई थी कि अब अपने कॉन्फिडेंस को किसी के भी आगे झुकने नहीं देगी, क्योंकि वो हर जगह बेइज्जत नहीं हो सकती। वो इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई समझौता करने वाली नहीं थी। मेरी शादी आपसे सिर्फ बच्चों के लिए हुई है, तो भलाई इसी में है कि आप अपनी हद तक सीमित रहें। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? जय सिंह ने गुस्से से कहा तो उसे अपनी इंसल्ट पर रोना आ गया। उसने अपना सर उठाया और सारे संस्कार ताक पर रखते हुए गुस्से से बोली, ये बात मुझे आप आराम से भी समझा सकते थे। मैं चली जाती कमरे से, मगर आपने तो अपनी परवरिश दिखा दी ना। और आपको ये खुशफहमी क्यों है कि मैं आपके करीब आना चाहूँगी? कहीं के प्रिंस चार्मिंग है आप। ना तो मुझे आपसे कोई मतलब है, ना ही आपके पास आने का मुझे कोई शौक है। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता तो मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखता। ये बात आज अपने दिमाग में आप अच्छी तरह बिठा लें। मैं तो खुद आपके पास आना पसंद नहीं करूंगी। वो बोली तो एक बार में बोलती चली गई। जय तो हैरान बना उसे देखता रहा। कहाँ लड़कियां उसके सामने बात करने से पहले 100 बार सोचती थीं, और ये लड़की कैसे 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर गई थी। और तो और न सिर्फ उसे उसकी परवरिश का ताना मार दिया था, बल्कि उसकी खूबसूरती, जिसे पूरी बिजनेस इंडस्ट्री चाहती थी, उसका भी मजाक उड़ा दिया। जबकि लड़कियां उस पर जान देती थीं, वही खूबसूरती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो तमतमाती हुई दरवाजा धड़ से बंद करके बाहर चली गई, जबकि वो अपनी बेइज्जती याद करके कमरे में गुस्से के मारे इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कहाँ देखी थी उसने ऐसी लड़कियां और ऐसा एटीट्यूड जो चौथे तबक रोशन कर गया था। वैसे लड़की टक्कर की है, दिल में ख्याल आया, पर दिमाग ने फौरन जानकारी दी कि अब की बार किसी लड़की के साथ दिल नहीं लगाना और ना ही उसकी बातों और उसकी मासूमियत में आना है, क्योंकि लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू और उसकी मासूमियत, जिससे मर्द चारों खाने चित्त हो जाता है। इशिका अपना भारी कामदार लहंगा संभालती हुई मुश्किल से चलते हुए कमरे से बाहर निकली थी और इधर उधर देखा कि कोई उसे देख न ले, मगर वो इस बड़े घर में कमरा कहाँ ढूंढती, इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। ये मुश्किल भी जल्दी ही दूर हो गई जब घर की कामवाली उसे हैरत से देखते हुए पास चली आई। मैडम जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? सुमित्रा ने जल्दी से पूछा। मुझे रहने के लिए गेस्ट रूम चाहिए और मेरा बैग जिसमें मेरे कपड़े थे वो भी वहीं पहुंचा देना, उसने सपाट अंदाज में कहा तो सुमित्रा ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन इशिका के घूरने पर सुमित्रा फौरन से खामोश हो गई थी और जल्दी से उसे गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया। जब इशिका गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगी तब नौकरानी ने कहा, मैडम जी, मैं किचन में बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना, सुमित्रा ने कहा और वापस पलट गई। वो गुस्से से पैर पटकती गेस्ट रूम में आई। थोड़ी ही देर बाद उसका सूटकेस भी गेस्ट रूम में आ चुका था। एक सादा सा सूट निकाल कर वो वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश हो सके। ठंडे पानी ने उसके गुस्से पर अच्छा असर डाला था। वो वॉशरूम से बाहर आई तो खुद को काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। लंबे गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे पड़े थे। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। तभी अचानक उसे भूख का एहसास हुआ। फिर नए घर का ख्याल आते हुए वो खाने का इरादा छोड़कर बेड पर बैठ गई, मगर फिर वही पुरानी इशिका अंदर से उठ खड़ी हुई और फिर सारी शर्म साइड पर रखकर वो उस दिशा में चल पड़ी जिधर सुमित्रा बच्चों के लिए दूध गर्म करने गई थी। थोड़ी ही देर में उसे किचन मिल चुका था और अब वो खाने पर अच्छी तरह हाथ साफ कर रही थी। खाना खाने के बाद उसका दिमाग तेजी से चलने लगा था और वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगी। उसने अपने मन में सोच लिया था कि अगर उसका पति उसकी इज्जत करेगा तभी वो उसकी इज्जत करेगी, नहीं तो वो कौन और मैं कौन। वो इस आलीशान से महल में घूम घूम कर अपना खाना डाइजेस्ट करने लगी। जब एक कमरे के पास से गुजरी तो उसे बच्चों की आवाज़ आई। भाभी ने उसे जय के 2 बच्चों के बारे में बताया था। ये अलग बात थी कि ठीक शादी से 1 घंटा पहले ही बताया था।
मगर इशिका को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। बच्चों की माँ के चले जाने का सुनकर उसे वैसे भी दुख हुआ था। तभी उसने सोचा क्यों ना बच्चों से भी मिल लिया जाए, और यही सोचते हुए वो कमरे के अंदर आ गई। बच्चे उसे देखकर चौंके थे, फिर दोनों सहम कर एक साइड पर बैठ गए। बच्चों की आंखों से डर साफ झलक रहा था। उसके दिल पर जैसे एक घूंसा सा लगा। उनका दुख और अपना दुख एक जैसा लगा। वो भी तो बचपन से तन्हाइयों की मारी थी, जिससे मोहब्बत की। उससे शादी नहीं हुई, मगर कुछ महीनों के बाद ही वो इस बेरहम दुनिया में उसे अकेला छोड़कर भी चला गया। भाभीियों और भाइयों पर जैसे बोझ थी। नाना करने के बावजूद उसकी शादी कर दी गई, और अब जब यहाँ आई तो वो भी कुछ सोच कर नहीं आई थी, ना ही इस रिश्ते को अभी निभाना चाहती थी। लेकिन भगवान के हर काम में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है, और शायद भगवान की तरफ से ही ये कोई इशारा था कि दो टूटे हुए दिल जिस तरह भगवान जोड़ता है, उसी तरह भगवान ने बिखरे हुए लोगों को भी आपस में मिला दिया था कि वे आपस में मिलकर पूरे हो जाएं। मेरे पास आओ, उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तो बच्चे झिझकते हुए पास आए। उसने उन्हें जरा सा प्यार किया तो बच्चों ने डरकर एक दूसरे को देखा। थोड़ी ही देर में बच्चे उससे घुल मिल गए थे। वो जो एक तन्हाई का शिकार थी और इस तन्हाई के चलते कई बार खुद के मरने की दुआएं भी कर चुकी थी, मगर भगवान ने उसकी तन्हाई दूर करने के लिए ये दो मासूम भेज दिए थे। मासूम सा शौर्य और एक प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम रानी था। काफ़ी ज़्यादा चुलबुली टाइप की थी, लेकिन हालात ने उसकी शरारतों को कम कर दिया था। शौर्य काफ़ी खामोश और समझदार लड़का लगता था। उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और फिर न जाने क्या सोचते हुए वो उनके पास ही उनके बेड पर लेट गई। पूरी रात वो उन्हें अपने सीने से लगाए रखी और उनसे ढेर सारी बातें करती रही, जिनमें ज़्यादातर उनकी मासूम तारीफ़ें थीं, उनकी मासूम ख्वाहिशें और उनकी तन्हाइयाँ थीं, जिन्हें सुनकर इशिका का दिल डर और अफसोस से सहम गया। वे मासूम माँ के प्यार के लिए तरसे हुए थे। उसने खुद से दिल ही दिल में वादा किया कि वो उनकी सारी ख्वाहिशें जो उन्होंने माँ को लेकर सजाई हैं, उन्हें पूरा करेगी और अपनी बेपनाह मोहब्बत से उनकी ज़िंदगी के इस खालीपन को भर देगी। सुबह जब जय नीचे नाश्ते के लिए मेज पर आया तो ये देखकर उसे हैरत का झटका लगा कि शौर्य बड़े लाड से इशिका की गोद में बैठा हुआ उसके हाथों से नाश्ता कर रहा था, जबकि एक तरफ बैठी रानी को भी वो एक एक करके निवाले बनाकर खिला रही थी, और वो भी बहुत खुशी से खा रही थी। जय तो ये मंजर देखकर दंग रह गया। शायद ही उसके बच्चे कभी उसकी गोद में आए हों या उससे इस तरह फ्री होकर बात की हो, मगर इशिका से यूं फ्रैंक होकर देखना उसे काफ़ी चुभ गया। मगर शायद वो ये भूल गया था कि बच्चे तो उसी से प्यार के भूखे होते हैं, जहां उन्हें प्यार मिले उसी के होकर रह जाते हैं। वो नाश्ते की मेज पर आकर बैठा तो सब खामोश हो गए थे। बुआ जी भी खुशी से माँ और बच्चों का ये प्यार देख रही थीं और आंखों ही आंखों में जय को ये जतला रही थीं कि उन्होंने कितना सही फैसला किया, जबकि जय उनके इशारों को नज़रअंदाज करता नाश्ते में मगन हो गया, क्योंकि उसके नज़दीक इशिका बच्चों से प्यार का सिर्फ दिखावा कर रही थी। भला कभी सौतेली माँ भी गैर बच्चों पर यूँ मोहब्बत निछावर करती है? जबकि सगी माँ उनकी नहीं बन सकी तो सौतेली क्या बनेगी? ये भी बस पैसों की खातिर आई है, उसने कड़वेपन से सोचते हुए सिर झटक दिया। दिन गुजरते चले गए। बुआ जी अपने घर जा चुकी थीं, जबकि उनकी शादी को 1 महीना गुजर चुका था। उनका रवैया पहले दिन जैसा ही था, जबकि बच्चे जैसे जैसे इशिका से और अधिक अटैच होते जा रहे थे। कभी इशिका से अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाते तो कभी कोई और जिद कर देते। वो भी माथे पर एक भी बल लाए बिना उनकी हर फरमाइश आंखों पर रखती। इस 1 महीने में ही बच्चे खुशी से चहकने लगे थे, चेहरे चमकने लगे थे। पहले जो डरे सहमे रहते, अब उनकी शरारतें और हंसी इस वीरान घर में गूंजने लगी थीं। जय अक्सर उनकी मोहब्बत पर हैरान होता, क्योंकि अब तक उसने इशिका की नीयत में कोई खोट नहीं देखी थी। आज वो जब घर पहुंचा तो मामूल से हटकर घर में खामोशी थी। वो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि जब से इशिका इस घर में आई थी घर की वीरानी कहीं खो गई थी। वो जब भी ऑफिस से आता तो बच्चों को लॉन्ज में इशिका के साथ कभी खेलते कभी पढ़ते हुए पाता। आज खामोशी को महसूस करके हैरान होना बनता था। वो कमरे में गया, बैग वगैरह रखा और बच्चों की खबर बाद में लेने का सोचकर वॉशरूम में फ्रेश होने घुस गया। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकला, इशिका को तैयार हुआ पाया, जो उसके प्रेस किए हुए कपड़े अलमारी में टांग रही थी। 2 मिनट के लिए तो वो उसकी खूबसूरती में खो गया। होश उड़ा देने वाला हुस्न, जज्बातों में आग लगा देने वाला खूबसूरत नाजुक फिगर और ऊपर से गुलाबी रंग की साड़ी ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। वो झटके की आवाज़ पर पलटी तो होश में आते हुए वो खुद को बुरा भला कहने लगा,
जबकि वो अब तक उसका अच्छी तरह जायजा ले चुका था। इशिका चलती हुई उसके करीब आई और मुस्कुराई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जय ने उस पर तंज के तीर चलाए। वेरी गुड, तुम अपनी मासूमियत का चोला इतनी जल्दी उतार फेंकोगी मैंने सोचा भी नहीं था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? इशिका, जो उसे कोई बात बताने वाली थी, हैरानी और नासमझी से उसे देखते हुए गुस्से से पूछ बैठी। उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे क्या प्लान बनाया है तुमने? यार, मैं तो तुम्हारा फैन बन गया। पहले बच्चों को अपने करीब किया, फिर धीरे धीरे मेरे भी काम करने लगी, और अब इस तरह बन ठनकर फुल तैयारी के साथ मेरे कमरे में मुझे इम्प्रेस करने पहुंच गई, ताकि मैं तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंसकर तुम्हें अपनी संगत के कुछ पल बख्श दूं। वैसे मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई। बहुत जल्दी ही तुमने मुझे मुट्ठी में कर लिया। सोचा होगा बच्चों की तरह मैं भी तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाऊंगा और तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। जय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए जहर में डूबे तीर चलाए थे। इशिका का इतने बड़े इल्जाम पर दिमाग चकरा कर रह गया था। वो इंसान उसे क्या समझ रहा था? एकदम गुस्से ने उसे अपने लपेटे में ले लिया। उसकी नसें उभरने लगीं। ये तो रोहित ही जानता था कि उसका गुस्सा कितना सख्त है, और उसे कंट्रोल करना भी वही जानता था। मगर अफसोस, इस वक्त वो यहाँ था ही नहीं जो उसे सुकून से करता। वो होता तो शायद वो भी यहाँ ना होती। सारी बात उसी की तो थी। वो होता तब ना। इससे पहले कि जय उस पर कोई और इल्जाम लगाता, वो गुस्से से बोली, बस बस बहुत हो गया मिस्टर जयसिंह। उसके अंदाज पर वो चौंका। आपने ही कैसे सोच लिया कि बच्चों से मेरी मोहब्बत एक दिखावा है? मेरी उनसे मोहब्बत आप जैसे लोग क्या जाने, जिन्हें मोहब्बत का माँ तक नहीं पता। उसने तंज से गर्दन को झटका और आगे कहा। तो वो गुस्से से लाल हुआ, कुछ बोलने ही वाला था कि इशिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपको किसने कहा कि मैं इतना तैयार होकर आपको रिझाने आई हूँ? क्या आप इस काबिल हैं कि आपसे बात भी की जाए? एक सख्त दिल इंसान जो खुद पर घमंड करते नहीं थकता। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हुस्न को हथियार बनाकर आपको रिझाऊंगी? और हाँ, बीबियाँ रिझाने का काम नहीं करती, मोहब्बत करने का काम करती हैं, जो मुझे आप जैसे इंसान से हो ही नहीं सकती। और रिझाने वाली आपको बहुत मिलती होंगी, जो आप जैसे लोगों के पीछे भागती होंगी। लेकिन मैं, उसने अपने सीने पर उंगली रखते हुए कहा, मैं इशिका चौहान हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी इज्जत, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। आइंदा ये बात सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बातों ने जय को अंदर तक खाक कर डाला। कहाँ लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थीं, और उसकी अपनी बीवी उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। ये बात उसे जलाकर राख कर गई थी। वो कोई बात सुने बगैर दरवाजे को हाथ मारती बाहर चली गई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी जय का गुस्सा कम न हुआ, और तब शौर्य और रानी उसके कमरे में दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही उसका सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया। पापा, आपको पता है आज हमारा बर्थडे था, और मामा को याद था, और उन्होंने पूरी तैयारी भी की थी, बहुत कुछ बनाया था, और आपको बुलाने भी आई थी। मगर उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी, फिर हमने अकेले ही पार्टी कर ली, शौर्य ने कहा। और जय को एक पल लगा समझने में कि इशिका आज तैयार क्यों हुई थी। उसे एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। वो उसकी तैयारी देखकर उसे कमरे में मौजूद पाकर क्या कुछ गलत समझ बैठा था, और हकीकत क्या थी। उसे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी हुई। उसने दिल ही दिल में इशिका से माफ़ी मांगने के बारे में सोचा। जब जय सुबह वॉशरूम से फ्रेश होकर आया तो बेड खाली था, जहां रोज उसे वॉशरूम से आने पर कपड़े तैयार मिलते थे। मगर आज खाली बेड उसका मुंह चिढ़ा रहा था। जब से इशिका आई थी, उसने जय की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थीं। वो मुंह लटकाए अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, जो आज से पहले तक इशिका ही निकाल कर रखती थी, मगर आज उसे खुद निकालने पड़ रहे थे। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था, और वजह क्या थी वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। तैयार होकर नीचे आया तो बेताब नजरें इशिका को ढूंढने लगीं, जबकि लॉन्च खाली था। वो किचन में गया तो खाली किचन उसका मुंह चिढ़ाने लगा, जहां आज से पहले तक इशिका सुबह बच्चों का नाश्ता तैयार करते हुए नजर आती थी। बाहर निकला तो दोनों बच्चे नौकर के साथ मुंह बिसूरते सीढ़ियां उतर रहे थे। सुमित्रा उन्हें नीचे लाकर नाश्ता करवाने लगी, जिस पर उन्होंने मुंह बनाते हुए 100 नखरे किए, जबकि जय ने मुश्किल से 2 ही निवाले लिए थे। बच्चे भी बिगड़े मूड के साथ स्कूल गए। जय इशिका के बंद दरवाजे को देखता रह गया। जब वो वापस आया तब भी घर में खामोशी छाई हुई थी।
वरना आम रूटीन में तो इशिका और बच्चे खिलखिलाते हुए इधर उधर घूमते रहते। कमरा भी आज काट खाने को दौड़ रहा था। हालांकि वो बच्चों के साथ ही रहती थी, फिर भी काम करते देखना जय को उसकी आदत लग चुकी थी। अगले दिन भी यही रूटीन रही। साहब जी, मैडम के बगैर बच्चे बहुत तंग करते हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे। अब कोई माँ की तरह देखभाल तो नहीं कर सकता ना। बच्चे भी उनसे काफ़ी घुल मिल चुके हैं। सुमित्रा ने उसे दबे शब्दों में इशिका की अहमियत बतानी चाहिए। अच्छा, इशिका है कहाँ वैसे? उसने अपनी बेताबी छुपाते हुए अपने अंदाज को लापरवाह बनाने की कोशिश की। साहब जी, मैडम जी की तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर बच्चों का नाश्ता बना दिया था और कहा था कि अब उन्हें तंग न किया जाए। जय को एकदम परेशानी हुई, मगर अपनी हालत को किसी पर जाहिर न किया। बच्चों को भी वो मुश्किल से ही स्कूल छोड़कर आया था। उन्होंने तो मामा मामा की रट लगाई हुई थी। 2 दिन और गुजर चुके थे। इशिका कम ही उसके सामने आती थी। जय को ये बात चुभती थी। अब बच्चों के साथ भी वो कम ही पाई जाती थी। बच्चे उसके ध्यान न देने की वजह से मुरझा कर रह गए थे। जय अलग परेशान था। शौर्य कल से तेज बुखार में तप रहा था। जय ने सोच लिया था कि वो इशिका से माफी मांग लेगा। अभी वो शौर्य के पास बैठा हुआ था और उसी वक्त इशिका के पास जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी इससे पहले वो उठता इशिका खुद ही कमरे में दाखिल हुई और शौर्य की तरफ लपकी और दीवाना बार शौर्य को चूमने लगी। उसे तो अभी अभी सुमित्रा ने बताया था कि शौर्य की तबीयत खराब है। वो अपनी सारी जिद को कुएं में डालते हुए भागती हुई चली आई थी। शौर्य भी मामा के स्पर्श को महसूस करता बंद आंखों से इशिका को देखने लगा और मामा मामा करता हुआ उसके गले से लगकर रोने लगा। चुप हो जाओ मेरी जान, मामा आ गई है ना, उसने उसका माथा चूमते हुए कहा। फिर वो उसे बार बार चूमती जा रही थी और खुद भी बुरी तरह रो रही थी। और शौर्य भी उसे देखकर जैसे इमोशनल हो गया था। मम्मा बहुत गंदी हैं आप मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? सॉरी बेटा, मम्मा आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, उसने रोते हुए शौर्य को सीने से भींचते हुए कहा। रानी भी दौड़ते हुए उसके पास आई तो इशिका ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। यही तो कुल दुनिया थी इशिका की। जय इन तीनों की हालत देखता शर्मिंदगी से सिर झुका गया। वो खुद को इन तीनों का मुजरिम समझने लगा था। उसकी वजह से आज भी तीनों, जो कि एक दूसरे पर थोड़े ही समय में जान छिड़कने लगे थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। सॉरी इशिका, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बच्चों से मोहब्बत पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और इशिका उस दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो निकला था। 2 दिन और गुजर गए। दोनों के बीच बातचीत सिर्फ बच्चों के हवाले से होती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोबारा उसके काम करने लगी थी। लेकिन अभी भी वो बच्चों के कमरे में ही रहती। वो उसके कपड़े निकाल कर पलट गई। आज शाम एक पार्टी है, तैयार रहना, हमें साथ जाना है। नाश्ते की मेज पर जय ने इशिका को बताया और इशिका ने सिर्फ सिर हिलाकर रजामंदी दे दी। वो उसके यूं चुपचाप रहने पर भी झुंझला गया था। कोई बात ही नहीं पूछती थी, ऐसे किसी रोबोट की तरह उसके सारे काम करती। जय आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इशिका से बात करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि इशिका का ख्याल उसे हर वक्त सताता। जय अपने दिल की हालत जान चुका था और वो ये भी स्वीकार कर चुका था कि उसे इशिका से मोहब्बत होने लगी है, मगर इसका इजहार वो अब तक कर न पाया था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो कमरे में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर उसने इशिका को कॉल करके बाहर आने को कहा और खुद लॉन्ज में उसका इंतजार करने लगा। हील की टकटक ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा तो एकदम उसे देखकर थम सा गया और दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी। उसने ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी के किनारों पर ब्लैक मोतियों का ही काम किया गया था। हल्का फुल्का मेकअप और गले में गोल्डन कलर की नाजुक सी चैन, इस सादगी में भी उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। इस नेचुरल रूप में भी वो उसके दिल का चैन लूट रही थी। चलिए, इशिका ने जय की नज़रों से बचते हुए गला खखार कर चलने को कहा। उसके जज्बात उसकी आंखों से साफ इशिका पर जाहिर हो रहे थे, जिसे वो अभी समझना नहीं चाहती थी। जय जो मुंह खोले एकटक उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था, उसकी आवाज़ पर होश में आया और शर्मिंदा होते हुए फटाफट सर खुजाते हुए उसे चलने को कहा। गाड़ी में भी पूरे रास्ते जय की नज़रें इशिका पर ही टिकी रहीं, जिससे इशिका का मुंह लाल हो गया था। कितने छिचोरे हैं, कब से ताड़ रहे हैं। अगर अच्छी लग रही हूं तो बंदा मुंह से 2 शब्द ही बोल देता है, लेकिन नहीं, तारीफ के शब्द नहीं बोलेंगे, बस छिचोरों की तरह ताड़ते रहेंगे।
इशिका ने दिल में सोचा और कनखियों से उसे देखा। अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे तो कल तक पहुंच ही जाएंगे ना। उसने आखिरकार जय की गहरी नजरों से बचते हुए चिढ़कर उस पर तंज का तीर चला दिया। वो जो उसे देखकर वक्त बिताने के लिए स्लो ड्राइव कर रहा था, उसकी बात पर चौंक कर उसे देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वह पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी अपने चरम पर थी। रंग बिरंगी लड़कियां खूबसूरत कपड़ों में लिपटी, खूबसूरत वजूद लिए लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर से उधर घूम रही थीं। इशिका को एकदम उलझन होने लगी। उनके अंदर आते ही मीडिया ने तेजी से उनकी तरफ कदम बढ़ाए और उन्हें घेरे में लेते हुए उनकी खट खट तस्वीरें खींचने लगे। इशिका तो इस आफत पर बौखला गई। कहाँ देखी थी उसने इतनी गैदरिंग। उसने घबराते हुए एकदम जय का बाजू पकड़ लिया। उसे इतना तो मालूम था कि वो एक बिजनेसमैन है, मगर इतना फेमस होगा वो ये नहीं जानती थी। इशिका का यूं खुद की सेफ्टी के लिए जय का बाजू पकड़ना जय के दिल के तारों को छेड़ गया था, जबकि दूर खड़ी सुनैना की आंखों में नफरत और जलन की चिंगारियां भर गई थीं। जय उसे अपने से लगाते हुए एक साइड पर ले आया जहां भीड़ कम थी। तुम ठीक हो ना? जय ने धीरे से पूछा, जबकि इशिका ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। तभी जय का कोई जानने वाला मिल गया तो वो उससे बातें करने दूर निकल गया, जबकि इशिका बोर नजरों से पार्टी में मौजूद यहाँ वहां फिरती लड़कियों को देखने लगी। और तभी कोई उसके पास आया। उसने सिर उठाकर देखा तो सुनैना उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। इन कपड़ों में तुम अपने पति को पसंद आती हो? वैसे उसकी पसंद के कपड़े पहनो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना कहीं और मुंह मारेगा। मुझे पता है वो मुझे चाहता था, और मेरे इस लुक की वजह से। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। तो इशिका ने एक नज़र सामने खड़ी उस औरत पर डाली जो घुटनों से ऊपर तक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी। गला इतना डीप था कि शर्म के मारे इशिका की नज़र झुक गई। घूर क्या रही हो? मेरे टाइप की ही मॉडर्न लड़कियां उसे पसंद थीं। देखो ना, यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, किसी ने भी तुम्हारी तरह ऐसे साड़ी में खुद को लपेट कर नहीं रखा है। हर किसी की नज़र तो मेरे खूबसूरत वजूद पर है, हालांकि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ एज में। सुनैना ने जलन के मारे कहा। मेरे पति को मैं हर हाल में पसंद हूँ, चाहे जैसी भी हूँ। मेरी सारी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के लिए है। ना ही मुझे आपकी तरह शौक है आधा नंगा घूमने का। पता है, बगैर ढकी चीज पर कीड़े तो आएंगे ही ना, और ये लोगों की निगाहें कीड़े ही तो हैं जो आपके वजूद पर चिपट गई हैं। पसंद, और तुम, वो भी जय सिंह को? नेवर। वो तुम्हें अपने बदतमीज बच्चों की आया बनाकर लाया होगा। पास आते जय ने जब अपने बच्चों के बारे में ऐसे शब्द सुने तो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसका मुंह तोड़ सके, लेकिन इससे पहले ही इशिका फट पड़ी। बदतमीज किसे कहते हैं ये शायद आपको पता नहीं, और बच्चे छोटी मोटी शरारत करते ही हैं, इसे बदतमीजी नहीं कहा जाता। मगर बदतमीज और खुदगर्ज आप जैसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को भी अपनी पर्सनल ख्वाहिशों की वजह से छोड़ देते हैं। और रही बात कि मैं जय सिंह की पसंद हूँ या नहीं, इसे प्रूफ करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ होना जय के साथ इस बात का खुद ही एक प्रूफ है कि वो मुझे अपनी बीवी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? वो सर्द अंदाज में बोलती चली गई और सुनैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक नज़र उसने सुनैना पर डाली थी। ईशू, माय स्वीट हार्ट, चलो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। सुनैना एकदम पत्थर हो गई थी, जबकि करंट तो इशिका के वजूद में भी दौड़ा था, मगर वो जानती थी ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ सुनैना को दिखाने के लिए किया है। इसीलिए उसने अपने धड़कते दिल को संभाला। फिर वो उसे लेकर अपने पार्टनर्स के पास आ गया। वो उनसे मिलने के बाद एक चेयर पर बैठी थी कि एक लड़का उसके पास आया। इशिका, आपने पहचाना मुझे? उसने कहा तो वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी और फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जी आप शायद रोहित के कजिन सुभाष हैं, उसने धीरे से कहा, और साथ ही रोहित की याद से आंखें नम हो गईं। भाभी, और मुझे दुख है रोहित के जाने का, मगर देश के लिए कुर्बान हुआ था वो, हमारा भाई, सुभाष ने कहा तो वो चुपचाप सिर हिला गई। और बताइए कैसी हैं आप, और यहाँ कैसे? सुभाष ने चौंक कर पूछा। मेरी शादी हो गई है बिजनेसमैन जय सिंह से, तो उनके साथ यहाँ आई हूँ, वो इस तरह बोली जैसे अपने किसी जुर्म का इकरार कर रही हो। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने, आपको पूरा हक था कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। 3 साल हो गए हैं रोहित को गए, मगर मैं कभी भी आपको भूल नहीं पाया। हमेशा अपनी पत्नी संगीता से आपके बारे में जिक्र करता हूँ,
क्योंकि रोहित भाई बहुत मोहब्बत करते थे आपसे और उनकी बातों में अक्सर आपका ही जिक्र होता था। वो बहुत खुश होंगे आपके फैसले से। खैर छोड़िए, मैं अपनी वाइफ को बुला कर लाता हूँ। उसे आपसे मिलने का बहुत शौक था, सुभाष ने कहा और आगे बढ़ गया। इससे पहले कि सुभाष वापस आता, जय दूर से खड़ा सब कुछ देख चुका था। पास आया। चलें घर, वो संजीदगी से बोला। जी कहती हुई वो उसके साथ उठी। कौन था वो और क्या कह रहा था तुमसे? इशिका ने जय की आवाज में शक की झलक महसूस करते हुए चौंक कर उसे देखा। कौन? वही लड़का, जय शब्द चबाते हुए बोला। तो इशिका चौंकी उसके शक भरे अंदाज पर। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप सुनैना से आज क्या बात कर रहे थे? नहीं ना? तो आप भी मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं रखते। इशिका को उसके शक भरे अंदाज ने दुख पहुंचाया था। तभी अपने आंसुओं का गला घोंटती वो संयम से बोली। जय को उसका यही अंदाज सर पर आग की तरह लगा। इस बात का मतलब क्या है? क्यों नहीं पूछ सकता मैं? जवाब दो। बीवी हो तो मेरी, और अपनी हर बात की मेरे आगे जवाब देने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है, ये बात मत भूलना। जय ने उसे देखते हुए सुलगते लहजे में कहा। बीबी तो आप मुझे मानते ही नहीं। आप अपने मतलब की बात जानने के लिए जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं और फिर मतलब पूरा होते ही जमीन पर पटकने में देर नहीं लगाते। ये बात तो मैं आपके साथ रहते हुए जान ही गई हूँ। इशिका ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए सर झटक कर कहा। तो जय की बर्दाश्त खत्म हुई। तुम बता रही हो या नहीं? जय ने आखिरी बार ठंडे लहजे में पूछा। नहीं। इशिका की जिद पर उसने सारे सब्र के पहलू छोड़ दिए थे और गाड़ी एक सुनसान रोड पर रोककर दहाड़ते हुए कहा, उतरो नीचे। उसकी दहाड़ पर वो भी 2 पल को दहल गई थी। जय प्लीज, उसने कपकपाते हुए कहा, जबकि जय सीट बेल्ट खोलते हुए गाड़ी से नीचे निकलकर दरवाजे की दूसरी ओर आया था और इशिका को कार से खींचते हुए बाहर निकाला। जय, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। इशिका ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जो वो एकदम तोड़ देने की डर पर था। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती यहीं खड़ी रहो और मेरे पीछे मत आना, वो ठंडे अंदाज में कहकर उसे झटक कर गाड़ी में जा बैठा। वो जो उसके धक्के से कंकड़ और मिट्टी से अटी जमीन पर गिरी थी, हथेलियां छिल जाने पर होंठ भींचकर दर्द बर्दाश्त करने लगी। साड़ी भी मिट्टी से खराब हो चुकी थी, जबकि कहीं कहीं से घिसट लगने के कारण फट भी चुकी थी। तब तक जय ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठी और कार के बंद शीशे को खटखटाने लगी। जय प्लीज दरवाज़ा खोलिए, ऐसा मत कीजिए, रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? इशिका रोते हुए बोली तो जय ने लाल आंखें उस पर जमाते हुए कहा, तुम जवाब देने का सोचो और जब सोच लो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। वो बेदर्दी से कहते हुए उस वक्त कोई जल्लाद ही लगा था। टायर चरचराने की आवाज़ के साथ वो गाड़ी के पीछे भागी। जय, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, पत्नी हूँ मैं आपकी, आप मुझे यूँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कुछ तो इस रिश्ते का ख्याल करें। वो गाड़ी के पीछे भागती रोते हुए उसे कह रही थी और एकदम पागल सी हो रही थी, और जय ने उसकी बात पर कान नहीं धरा। उसे नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और धुआं उड़ाता वहाँ से जा चुका था। पीछे वो लड़खड़ाकर गिरी थी और किस्मत के इस सितम पर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। कौन था उसका इस दुनिया में जो उसकी मदद करता? कोई भी तो नहीं। पहले रोहित, फिर अपने माँ बाप के जाने के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। कौन था जो उसे थामता? वो घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रही थी कि तभी जय की कार पास आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरकर उसके पास आया और दोबारा से अपनी सख्त पकड़ में उसको बाजू से दबोचता हुआ खींचकर कार की ओर बढ़ा। उसके पाँव से हील उतरकर गिर चुकी थी और एक नुकीला पत्थर उसे बुरी तरह जख्मी कर गया था और शायद कोई कांच का टुकड़ा भी पाँव में लग चुका था। मगर जय के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुनैना की बेवफाई चुभ रही थी और वो सारा गुस्सा उस मासूम पर निकाल रहा था। यहाँ तक कि इस कदर अंधा हो चुका था कि उसकी तकलीफ को भी नहीं देख पा रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोलते ही उसे गुस्से से अंदर धकेला और दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए आंधी तूफान की तरह उड़ता हुआ हवेली जा पहुंचा। फिर उसे यूं ही खींचकर लॉन्ज के सोफे पर पटका और उसके दाएं बाएं हाथ रखकर झुकते हुए उसकी रोई हुई सूजी आंखों में अपनी लाल आंखें जमा दी। अब मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? अब की बार वो दहाड़ कर बोला तो उसने नम आंखों से उसे देखा। ना आपने पहले आराम से पूछा था और ना ही अब पूछ रहे हैं। अगर आप प्यार से पूछते तो मैं आपको ज़रूर बता देती, मगर आप शक की निगाहों से देखते हुए अपनी
पहली बीवी की तरह समझकर ये सवाल कर रहे हैं और मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर अंदाज में बोलती चली गई, जो उसे और भी गुस्सा दिला गई। तुम मेरे गुस्से को और भी हवा दे रही हो, वो दांत पीसकर बोला। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं मिस्टर जयसिंह। क्या आपने अब तक मुझे कभी किसी गलत हरकत में देखा? मैं बस एक लड़के से बात ही कर रही थी, यही तो किया था ना मैंने, वो कड़वे अंदाज में बोली। बात से ही रिश्ता आगे बढ़ता है। यही बात सुनैना भी कहती थी कि सिर्फ बात ही तो कर रही हूँ, मगर बातों बातों में मुलाकातें होने लगी और फिर बात तलाक तक पहुँच गई। लेकिन इस बार तलाक नहीं होगा, गैरत के नाम पर खून बहाया जाएगा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो ठंडे अंदाज में बोला और पीछे हटते हुए लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो नम आंखों से अपने पाँव को देखने लगी, जहाँ एक कांच अब तक फंसा हुआ था। उसने जोर से आंखें मीचते हुए कांच के टुकड़े को खींचकर बाहर निकाला था तो वहां से भल भल खून बहने लगा। उसने अपना हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश की, फिर मुश्किल से चलकर वो बच्चों के कमरे में आई थी और वहां से एक रुमाल निकालकर अपने जख्म पर बांध दिया। दोनों बच्चे सो रहे थे। वो बेड से टेक लगाकर नीचे जमीन पर बैठकर हिचकियों से रोने लगी और रोते रोते कब सोई उसे पता ही नहीं चला। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जय के गले में कांटे चुभते महसूस हुए। उसने उठकर पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो जग खाली था। वो जागा और बाहर निकल आया। किचन से पानी भरकर वापस निकलने ही वाला था कि सीढ़ियों के पास खून से भरे पाँव के निशान देखकर चौंक गया। ओ माय गॉड, ये खून कहीं इशिका का तो नहीं, वो धीरे से बड़बड़ाया और फिर तेजी से बच्चों के कमरे में दाखिल हुआ। वो जमीन पर सिकुड़कर लेटी थी और पाँव पर रुमाल बंधा हुआ था जो कि खून से भर चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर खींच लिया हो। वो तड़पकर उसकी ओर बढ़ा। इशिका, उसने पास जाकर उसे हिलाया तो एकदम चौंक गया। वो बुखार में तप रही थी। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया। वहां जाते ही सबसे पहले उसने उसके पाँव की पट्टी की थी। फिर वो कितनी ही देर तक बैठा उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। जब बुखार टूटा तो उसने आंखें खोलकर खाली खाली निगाहों से उसे देखा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो उस पर झुका हुआ पूछ रहा था। इशिका ने कुछ बोलना चाहा, मगर जैसे ही उस सितमगर के सितम याद आने लगे तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गले में आंसुओं का गोला अटक गया हो। वो कांपती पलकों के साथ उठी और बेड से उतरने लगी। चुपचाप लेट जाओ, मैं मेडिसिन देता हूँ, फिर आराम करो यहीं पर, वो सख्त शब्दों में बोला। मुझे आपके साथ नहीं रहना यहाँ पर। वो उसका हाथ झटकते हुए उठने लगी तो उसने उसके कंधों से थामते हुए उसे बेड से टिका दिया। क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? कभी मेरी बात भी मान लिया करो, वो गुस्से से बोला। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं माननी। आपका बहुत एहसान कि आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन उतार दूंगी मैं ये एहसान, वो नम भीगी आवाज में बोली। अच्छा, अगर एहसान लेना है ना और फिर उसे उतारना भी है तो प्लीज पूरा एहसान लो ताकि तुम उसे पूरा उतार भी सको। फिक्र मत करो, मुझे भी तुम्हारी सेवा करने का कोई शौक नहीं है। तुम मेरे बच्चों के लिए इतना करती हो तो उनकी खातिर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो उन्हें कैसे संभाल पाओगी? जय उसकी बात पर इतना गुस्सा हुआ था कि जो मुंह में आया बोल गया। वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे भी बच्चे हैं, वो तड़प कर बोली, मगर शब्दों में नमी घुली हुई थी। ये लो दवा खाओ, उसने मेडिसिन अपनी हथेली पर रखते हुए कहा। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, मगर जय के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। फिर उसने चुपचाप दवा ली और करवट लेकर लेट गई। सुबह खटपट की आवाज़ पर आँख खुली तो देखा जय फ्रेश होकर बाहर आया था। सिर्फ टॉवल में, शर्ट उसके बदन पर नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बॉडी स्प्रे कर रहा था। वो एकटक उसे देखती रही। इतना हसीन और हैंडसम मर्द कैसे छोड़ सकती है कोई औरत? उसे हैरत हुई। कल सुनैना से मिलकर ये जानकर और भी अजीब लगा कि उसने अपने से दुगनी उम्र के इंसान से शादी की और वो जय सिंह के सामने कुछ भी नहीं था। वो उसे देखते हुए सोचने लगी और जय उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए उसकी तरफ पलटा। अगर मेरे दीदार से फुर्सत हो गई हो तो प्लीज़ इंटरकॉम पर फ़ोन करके नाश्ता मंगवा लो, और बच्चों को नाश्ता सुमित्रा ने करवा दिया है। वो धीरे से बोली, मैं बाहर ही जा रही हूँ, आपका नाश्ता मैं अंदर कमरे में भिजवाती हूँ, वो उठते हुए बोली। और जैसे ही उसने पाँव जमीन पर रखा, दर्द की लहर उठी और वो कराहती हुई वापस बैठ गई। हो गई तुम्हारी कोशिश? तुम हमेशा ही इतनी जिद्दी थी या फिर अब हो गई हो? वो माथे पर बल डालते हुए उसके करीब आया।
मैं ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूंगी, और आपको इससे क्या लेना देना, दूर रहा करें मुझसे, वो इंतहाई कड़वे शब्दों में बोली। तो तुम्हें सही लगता है कि मैं तुम्हारे पास आया? अपने मतलब के लिए, अपने बच्चों के लिए। तुम मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखती हो, और इसीलिए ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर वो भी चिढ़कर बोला, और वो खा जाने वाली निगाहों से देखती बेड से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ ही देर में सुमित्रा नाश्ता लेकर आ गई। दोनों ने वहीं बैठकर नाश्ता किया। बच्चों की स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैं खुद ही अटेंड कर लूँगा, वो अपना कोट पहनते हुए बोला। नहीं, मुझे भी जाना है। बच्चों को अभी दाखिला करवाए 3 ही महीने हुए हैं, और ये फर्स्ट मीटिंग है, मैं मिस नहीं कर सकती, वो जल्दी से बोली। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस तरह मैं लेकर कैसे जाऊंगा वहाँ? गोद में उठाकर मीटिंग हॉल में इधर से उधर नहीं जा सकता, और मुझे यकीन है ऐसा न तुम चाहती हो और न मैं। खैर छोड़ो ये सब, मैं उन्हें बता दूंगा कि बच्चों की मदर ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वो नहीं आई, और वैसे भी मैं अपने बच्चों के काम खुद कर सकता हूँ। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो सुकून से बोला, और वो होंठ भींच कर रह गई। दोपहर में वो बच्चों को लेकर आया तो सुमित्रा ने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया, और इशिका अभी तक अपने कमरे में थी। शाम को जब वो घर वापस आया तो सुमित्रा ने इशिका का संदेश दिया कि बच्चों को होमवर्क करवाना है। वो फ्रेश होकर बच्चों को पढ़ाने लगा, मगर बच्चों ने उसकी नाक में दम कर दिया। दोनों में से कोई भी ध्यान से पढ़ नहीं रहा था। वो उन्हें डांट डपट रहा था, मगर कुछ देर में खुद को एक्टिव रखते और फिर दोबारा से ध्यान कहीं और चला जाता। 2-3 बार उसने एक एक थप्पड़ भी लगाया, मगर बच्चे एक नंबर के शैतान थे। वो पूरा दिन ऑफिस में इतना नहीं थका था जितना उनके साथ 1 घंटे में थक चुका था। वो कमरे में आया तो इशिका ने उसे सर से पांव तक देखा। वो पूरी तरह झल्लाया हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ? बच्चों ने बहुत तंग किया, वो तंज भरे अंदाज में बोली थी। मतलब तुम ही बच्चों को सिखाती हो कि कैसे उन्होंने मुझे तंग करना है। सब कुछ तुमने जानबूझकर उन्हें सिखाया होगा कि पापा को तंग करो, वो चिढ़कर बोला। मुझे उन्हें कुछ कहने या सिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें अपना काम किस तरह करना है। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके सम्मान में सारा काम ठीक से करते हैं, और आप डांटते हैं उन्हें तो इसीलिए वो जिद में सब कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं। बच्चों को आप कुछ नहीं सिखा सकते, वो वही सीखते हैं जो आपका उनके साथ रवैया होता है, वो कड़वे शब्दों में बोली। तुम्हें बच्चों के बारे में बड़ा तजुर्बा है। मुझे तो पता चला था कि तुम्हारी मंगनी हुई थी, तो फिर इतना कैसे जानती हो, वो चुभते हुए अंदाज में बोला। बच्चों को संभालने के लिए शादीशुदा होना शर्त नहीं होता मिस्टर जयसिंह। अगर शादीशुदा होना ही शर्त होता तो आपकी बीवी उन्हें बहुत अच्छे से संभाल लेती। मैं स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ, और उसके अलावा मैं सिर्फ मैट्रिक की स्टूडेंट थी जब मोहल्ले के बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे, वो मुंह बनाकर बोली। तुम्हारे मंगेतर की शहादत हुई थी ना, वो उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए बोला। जी। रोहित के जिक्र पर इशिका के चेहरे पर उदासी छा गई, जो कि जय सिंह को अंदर तक जला गई। बहुत मोहब्बत करती थी उसे? नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, और मोहब्बत का मतलब भी उसी ने मुझे सिखाया था। मगर आपकी ज़िंदगी में आने के बाद पता चला कि नफ़रत नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो मुंह बनाकर बोली। तो तुम्हारा मतलब है मैं अच्छा पति नहीं हूँ? वो तमतमाता हुआ बोला। आप हमेशा मुझसे लड़ाई का बहाना क्यों ढूंढते हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप ही उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, और मैंने तो सिर्फ जवाब दिया था। और ये और बात है कि आप जब सवाल तो पूछ लेते हैं, मगर उसका जवाब सुनने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जवाब आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता ना। आप भी तो सुनैना से मोहब्बत करते थे ना, और मैं भी अगर अपने मंगेतर से उसके जिंदा होने तक मोहब्बत करती थी तो इसमें गलत किया था। वो सर झटक कर बोली। तो फिर मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? ये बात वो अचानक ही बोल गया था, और वो चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। आप करते हैं क्या मुझसे मोहब्बत? और मोहब्बत होते होते होती है, ये नहीं कि एकदम से हो जाए। जब आपका रवैया ही मेरे साथ अच्छा नहीं, तो फिर मैं आपसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि औरत हमेशा उसी से मोहब्बत करती है जो उसकी इज्जत करता है। क्या कभी आपने मुझे इज्जत दी? आपने तो मुझे कल रात अकेले सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। ये तक नहीं सोचा कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो? उसके शब्द भीग गए। हाँ, तो मैं वापस भी तो आ गया था ना, फौरन। तुम्हारी इज्जत की परवाह थी, इसीलिए तो आया था। वो उसकी भीगी भीगी आंखों से निगाहें चुराते हुए बोला।
न जाने उसकी ये भीगी आंखें देखकर उसके अंदर बेचैनी क्यों भर जाती थी। मेरे लिए थोड़ी आए होंगे, सोचा होगा मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। अपने बच्चों की खातिर ही लाए हैं। ठीक ही तो कहा था सुनैना ने कि आया बनाकर लाए हैं आप मुझे। और सुबह भी तो आपने साफ कह दिया कि मुझे मेरा ख्याल किस लिए रखते हैं आप, क्योंकि मैं आपके बच्चों की ज़रूरत हूँ। वो कड़वे शब्दों में बोली तो वो होंठ भींच कर रह गया। दिल तो कह रहा था कि उसे कह दे कि वो न सिर्फ उसके बच्चों की ज़रूरत है बल्कि उसके लिए भी ज़रूरी बनती जा रही है, लेकिन सर झटक कर सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह उठा तो रूटीन के अनुसार सुमित्रा ने बच्चों को तैयार कर दिया था, मगर बच्चे लगातार ममा ममा की रट लगाए हुए थे। साहब जी, मैडम जी को किसी डॉक्टर को दिखा दें, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि उनके अलावा किसी के भी काबू में नहीं आते। सुमित्रा भी आज रो देने वाली हो चुकी थी। वो सिर्फ चुपचाप बैठा बच्चों को देखता रहा, जो कि खाने पीने में भी जिद कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो नीचे उतर कर आई तो बच्चे उसे देखते ही उसे लिपट गए। वो उन्हें प्यार करती हुई बड़ी मोहब्बत से उन्हें खाना खिलाने लगी और वो माँ के दीवाने चुपचाप उसकी बात मानते चले जा रहे थे। उनके नाश्ता करते ही वो उन्हें स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। शाम को जब वो घर वापस आया तो इशिका शौर्य और रानी के साथ लॉन्ज में बैठी उनका होमवर्क करवा रही थी। वो भी इतने तमीज से उसके पास बैठकर काम कर रहे थे जैसे उनसे अच्छे बच्चे कोई हो ही नहीं सकते। बच्चों को प्यार करने के बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए रूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो बच्चे पढ़कर अपने कमरे में जाकर खेलने लगे थे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एक बार जख्म डॉक्टर को दिखा दें, वो इशिका से बोला। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सपाट शब्दों में कहती हुई उठकर बच्चों के कमरे में चली गई। समझती क्या है ये खुद को, इतना एटीट्यूड किस बात का है इसे। पहले शिकवा था कि मैं इसका ध्यान नहीं रखता, अब अगर रखता हूँ तब भी इसे प्रॉब्लम है। वो दिल ही दिल में जलने कुड़ने लगा। अगले कुछ दिनों में जब वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा तो इशिका ने भी अपना रवैया बदल दिया। अब वो उसकी बातों का ठीक से जवाब देने लगी थी और दोबारा से उसका काम भी करने लगी। उनकी शादी को धीरे धीरे करके 6 महीने हो चुके थे और अब वो चाहता था कि इशिका उसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए, मगर ये बात वो किस मुंह से इशिका से कहे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। आज जब वो ऑफिस से घर पहुंचा तो बच्चों ने बाहर जाने के लिए शोर मचाया। वो उन तीनों को लेकर सी साइड ले गया। उन्होंने काफ़ी देर वहाँ एंजॉय किया और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगे। आज कितने समय बाद उसके दिल में एक सुकून सा उतरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ इशिका भी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। बचपन से उसने तन्हाइयों और उदासियों का सामना किया था। माँ बाप के गुजरने के बाद भाइयों ने कभी नहीं पूछा, खुद के लिए हमेशा लड़ती रही। और फिर उसकी ज़िंदगी में रोहित आया था, जिसने उसे जीना सिखाया और वो उसके संग एक कंप्लीट फैमिली के ख्वाब देखती थी। और ये ख्वाब आज किसी और मर्द के साथ पूरे हुए थे। वो आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी और ख़ुद को कंप्लीट समझ रही थी। खाना खाने के बाद जब वो घर के लिए निकले तो बच्चे थककर पिछली सीट पर ही सो चुके थे। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक बच्चे ने शीशा खटखटाया। उसने शीशा नीचे किया तो वो बच्चा गजरे लेकर खड़ा था। भैया, दीदी के लिए गजरे ले लो ना, बड़ी खुशी होगी, बच्चे ने मुस्कुराकर कहा। कितने के हैं? एक गजरा बस 60 रुपये का, अगर आप 2 लेंगे तो मैं 100 रुपये में दे दूंगा। बच्चे की बात पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। क्या बात है, तुम्हें बिजनेस भी करना आता है? आओ बैठो गाड़ी में, फिर डील करते हैं तुमसे, जय ने कहा तो बच्चा दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। वो हैरानी से जय को देख रही थी। कैसा अजीब इंसान है, अब एक गरीब बच्चे से मोल भाव करेगा। न जाने क्यों इशिका की तबीयत अचानक ख़राब हुई, दिल भारी सा हो गया। बिजनेस कैसे सीखा? उसने बच्चे की तरफ मुड़ते हुए पूछा। बिजनेस नहीं करता साहब, बस देखा है कि लोग थोड़ा ज़्यादा दाम बताते हैं और फिर कहते हैं कि अगर 2 लोगे तो कम कर देंगे। मैंने भी सोचा ऐसे ही कर लूं ताकि जल्दी घर जाकर अपने पेपर की तैयारी कर लूं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा करते हो। और मुझे ये सारे गजरे चाहिए, बताओ कितने में दोगे? वो बोला तो बच्चे की आंखों में चमक सी दौड़ गई। सच में साहब जी, मजाक तो नहीं कर रहे ना? और वैसे इतने सारे गजरे का क्या करेंगे आप? बच्चा शक भरे अंदाज में बोला। अब ये तो मैं नहीं बता सकता तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है ना, तो अपनी डील की प्राइस बताओ। वो तो 2000 के बनते हैं साहब जी, बच्चा झिझकते हुए बोला। अच्छा,
मैं आपसे 60 के ही हिसाब से पैसे लूँगा। और ये लो 3000, और हाँ, ये रहे 5000 मेरी तरफ से इनाम, जय ने कहा। इशिका चौंक कर उसे देखने लगी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई कि एकदम से कैसे उसके बारे में गलत सोच बैठी थी। मैं ये नहीं ले सकता साहब जी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। बच्चा सिर झुकाए बोला। मैंने भीख नहीं दी, मैंने तुम्हें इनाम दिया है, क्योंकि तुमसे मैंने बिजनेस का तरीका सीखा। और हाँ, हर रोज़ इसी जगह से मैं तुमसे गजरे लेने आया करूँगा, दोगे ना? हाँ साहब जी, ज़रूर। वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करते हुए बोला। और इशिका ने भी अपने दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कीं, जो जय सिंह की अच्छाई देखकर भीग गई थीं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ये मेरा कार्ड है। वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ स्टैंडर्ड में। और पता है साहब जी, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ। मेरी माँ के आशीर्वाद का असर है ना, इसलिए हमेशा फर्स्ट आ जाता हूँ। बच्चे के यकीन पर जय ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। बच्चे के बाहर जाते समय उसने गजरे उसकी तरफ बढ़ाए तो इशिका ने किसी इनाम की तरह उन्हें थाम लिया। दिल में एक अजीब सा एहसास उठने लगा था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मगर आज जय बहुत अच्छा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि घंटों बैठकर उसे देखे, जिसे आज एक अलग ही रूप में देखा था, बिना किसी फायदे के, सिर्फ इंसानियत में अच्छाई कमाने वाला इंसान। घर पहुंचने के बाद इशिका बच्चों को लेकर रूम में चली गई और उन्हें सुलाने लगी। बच्चों को सुलाने के बाद वो चाय पीने के इरादे से किचन में आई तो वहां खड़े जय को देखकर थम गई। वो बिना शर्ट के ब्लैक सैंडो और ट्राउजर में, गले में तौलिया डाले, काफ़ी फ्रेश लग रहा था। शायद अभी नहा कर आया था, क्योंकि गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो इस वक्त इतना दिल में उतर जाने की हद तक मासूम और प्यारा लग रहा था कि इशिका ने झट से अपनी नज़रें चुरा लीं। लाइए मैं बना दूं, वो उसके पास जाकर बोली तो वो चुपचाप पीछे हटकर सेल्फ से टेक लगाए उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं हर एक को सुनैना के जैसा समझने लगा था। मगर तुमने साबित कर दिया कि हर औरत बेवफा नहीं होती। अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ मैं। आई एम सॉरी अगैन। बस, वो उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए बोला तो इशिका ने उसे एक नज़र देखा और फिर दोबारा से कॉफ़ी बनाने लगी। तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? वो अफसोस से बोला। मैंने कब कहा? मैंने तो आपकी बात पर अभी जवाब ही नहीं दिया था। आपने खुद ही सोच लिया कि मैंने माफ़ नहीं किया। अगर माफ़ न किया होता तो आपका काम ना करती। मैं तो आपको बहुत दिन पहले ही माफ़ कर चुकी थी। वैसे भी मैं दिल में कभी भी नफरत नहीं रखती। वो इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से भरे अंदाज में बोली। तो हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आई मीन नई शुरुआत। वो सर खुजाकर बोला। उसकी बात पर इशिका का चेहरा लाल हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ? आपने ही मुझे अपने कमरे से निकाला था। मैं तो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह ईमानदारी से शामिल हुई हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी ज़िंदगी में पहले एक मर्द रह चुका है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जब आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी तो मुर्दा एहसास के साथ, लेकिन अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए मैं तैयार थी। उसके चेहरे पर अफसोस भरे भाव उभर आए थे। जय ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर अपने सीने पर रख दिया और इशिका उसकी बेबाकी पर एकदम से शर्मा गई थी। मुझे लगता है कॉफ़ी का इरादा कैंसिल करके किसी और चीज़ से सुकून हासिल करना चाहिए। वो शरारती अंदाज में बोलता उसके दिल को बुरी तरह धड़का गया। फिर उसकी कमर में हाथ डाले वो उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर अपने होठों का स्पर्श बिखेरता चला गया। वो उसकी बनियान के स्ट्रिप्स को मुट्ठियों में दबोचे जोर से आंखें बंद किए काँप रही थी। क्या बात है, तुम्हारा ये रूप देखकर तो मैं हैरान हूँ। वो उसके कांपते वजूद को देखकर शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला था और फिर एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा जय। वो उसके गले में बाहें डाले सीने में चेहरा छुपाते हुए कांपते शब्दों में बोली। देखने दो। उसका अंदाज जज्बातों से भारी हो रहा था। वो कॉफ़ी फेंटनी है। मैं आपके होठों का जाम पीना चाहता हूँ, अब कॉफ़ी नहीं। उसकी बेबाकी पर वो सटपटाकर बोली। लेकिन कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमें बस अपना टाइम ख़राब नहीं करना। वो खुमार और मदहोशी भरे शब्दों में बोला। उसे यूं ही उठाए कमरे में आया, दरवाज़ा पाँव से बंद कर दिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। जय प्लीज़, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, वो अकेले डर जाएंगे। वो एकदम से हड़बड़ाकर बोली। तुम्हारे साथ वाला ही रूम है, अगर डरे तो पता चल जाएगा। वो उसके फरार की सारी राहें बंद कर चुका था। फिर वो उस पर झुकता अपना हक जताने लगा।
उसके नरम स्पर्श में वो कब तक खुद को बचाकर रख सकती थी। धीरे धीरे वो भी उसकी छुअन में बहकने लगी थी, क्योंकि वो खुद भी अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसका दिल भी जय के लिए मचलने लगा था। जब इस बात का उसे एहसास हुआ तो वो बुरी तरह घबराई कि ऐसा कैसे कर सकती है। वो रोहित को भूलकर जय की तरफ कदम कैसे बढ़ा सकती है। और जब जब उसने गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि रोहित से ज़्यादा गहरा रिश्ता जय से है। रोहित उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त की तरह था जो उसका मंगेतर बना, मगर अभी शादी जैसा पवित्र रिश्ता नहीं जुड़ा था, जबकि जय के साथ उसका एक पवित्र रिश्ता जुड़ा हुआ था, कभी न टूटने वाला। उसने उसे सब कुछ दिया था, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया था। हाँ, बीच में कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाता जिससे वो हर्ट हो जाती, लेकिन वो भी क्या करता। उसने मोहब्बत में धोखा खाया था और दोनों ही अपनी जिद में एक दूसरे से लड़ते रहे। मगर जय का आज असली चेहरा मालूम हुआ कि वो किस कदर अच्छा इंसान है। और दिल भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया कि उसे भगवान ने इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। वो गर्व कर रही थी, साथ ही उसे अफसोस भी हो रहा था कि इतने अच्छे इंसान को सुनैना ने छोड़ दिया, मगर उसने भगवान की अच्छाई ही समझी इसे। अगली सुबह आँख खुली तो वो जय के सीने पर सिर रखे सो रही थी और जय ने भी उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था। वो धीरे से दूर जाने लगी, मगर वो और भी मजबूती से खुद में समेट गया। जय, 6 बज गए हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उन्हें स्कूल भेजना है। वो उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली। दिल नहीं कर रहा यार छोड़ने को, आज छुट्टी करा लो बच्चों को। वो दोबारा से उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला। आपके दिल की ऐसी की तैसी, चुपचाप छोड़िए मुझे, वरना आपको बहुत मारूंगी। वो रूठे रूठे अंदाज में बोली तो धीरे से छोड़ता हुआ उठकर बैठ गया। वो फ्रेश होकर बच्चों को तैयार करने चली गई। जब वो नीचे आया तो बच्चे डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। वो भी उन्हें प्यार करता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उन्हें नाश्ता करवाने लगा, और फिर इशिका को साथ लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। वापसी में उसके हाथ में हाथ डाले वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आज से पहले जिंदगी इतनी हंसी नहीं थी जितनी आज महसूस हो रही है। मुझे ये पता ही नहीं था शादीशुदा लाइफ ऐसी भी होती है, वरना तो बस रात को आते थे, बच्चे घर में मौजूद नहीं होते, सुबह जाते तो बच्चे सोए हुए होते। किसी फंक्शन या पार्टी में हम दोनों एज अ कपल शामिल होते थे और लोग हमारी किस्मत पर गर्व करते, मगर मैं अंदर से खाली था। धीरे से बोलते हुए वो उसके हाथ को अपने होठों से लगा गया। वो धीरे से मुस्कुराती हुई सर झुका गई। जिंदगी उसके लिए भी अब बहुत हसीन थी और ये उसे महसूस हो रहा था। उसके चेहरे के रंग बता रहे थे। जयसिंह की संगत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दिलों की कड़वाहटें दूर हो चुकी थीं और उनके रिश्ते में अब मोहब्बत ही मोहब्बत बढ़ चुकी थी। आगे का सफ़र यकीनन बहुत हसीन होने वाला था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।